तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 23। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की। अच्छा, इसे जारी कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों मिलकर के इसको जारी करते हैं। और ये इंडेक्स बताता क्या है? ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से निपटने में देशों का प्रदर्शन कैसा है। और अभी आपको पता है ब्राजील के बेलम में कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और उसी दौरान इसे अभी जारी किया गया। और इसमें भारत की रैंक रही है 23, 61.31 स्कोर के साथ। और पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंक गिर गई है, 13 रैंक नीचे आ गया भारत। यानी कि लास्ट ईयर भारत 10th नंबर पे था, इस बार डायरेक्ट 23वें नंबर पे आ गया। तो ये जो इंडेक्स है ये 4 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा विकास कैसा हो रहा है, ऊर्जा उपयोग क्या है और जलवायु नीतियां क्या है। और इस बार पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे भी पिछली बार की तरह इस बार कोई देश नहीं है। ये बताता है कि कोई भी देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आवश्यक सभी मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे किसी भी देश को नहीं रखा। चौथे पे पिछली बार की तरह डेनमार्क को रखा है और 5वें पे मोरक्को को और 6ठे पे यूके को रखा है। भारत 23वें स्थान पर है। सबसे आखिरी लास्ट 66 नंबर पर ईरान को रखा है। तो एक बार समराइज करते हैं क्वेश्चन को। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। भारत की रैंक क्या है? 23 है। स्कोर क्या है? 61.31। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है। फिर चौथे पे डेनमार्क है, 5वें पे मोरक्को है और सबसे आखिरी लास्ट पे 66 नंबर पर ईरान है। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉपर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। और पहली बार जो भी पंचायत उन्नति सूचकांक आया है उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉपर गुजरात रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पर है, टॉपर नॉर्वे है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स पहली बार जारी हुआ। किसने जारी किया? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने, और इसमें टॉप पे पटना रहा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा मानव विकास सूचकांक आया, भारत 130 नंबर पर है, टॉपर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, अच्छा ये पिछली बार वाला है, 2025 वाला। आज हम पढ़ रहे हैं 2026 वाला आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पिछली बार वाले मैंने आपको बताया था भारत 10वें स्थान पर है, और आज हमने देखा भारत अब लेटेस्ट जो इंडेक्स आया उसमें 23वें स्थान पे आ गया। पहले, दूसरे, तीसरे पे भी पहले कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। चौथे स्थान पे डेनमार्क बना हुआ है। 5वें पे पहले नीदरलैंड था, अभी 5वें पे हमने क्या देखा? 5वें पे कौन आ गया? मोरक्को आ गया, ठीक है। तो इसे अपडेट कर लेंगे हम। बाकी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया, उसमें भारत की रैंक 131, टॉपर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉपर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पर रहा? हनहथियाल, मिजोरम। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में टॉपर सिंगापुर रहा, और भारत में टॉपर बंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। अभी स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया था, इसमें टॉप पर ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिख। और भारत में दिल्ली टॉप पर है जो पूरी लिस्ट में 104 स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स तो हमने देख लिया पीछे। और एनआईआरएफ 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2026 में होने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत करेगा। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 में जो होंगे, पहली बार होगा, पहला एडिशन, और इसे होस्ट करेगा भारत। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में होंगे। और इसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत आयोजित किया जाएगा। अभी इससे पहले जून में हमने देखा था भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली का भी आयोजन किया गया था, और अब ये समिट को भी होस्ट करेगा भारत।
तो इस समिट का उद्देश्य होगा दुनिया में बिग कैट्स, जो बिग कैट्स होती हैं जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड वगैरह, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो उसके कंजर्वेशन, उनके संरक्षण पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। देखो, बात करें अगर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो जो 7 बिग कैट्स हैं, 7 बड़ी बिल्लियां हैं, कौन कौन आ गई इनमें? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये आती है 7 बड़ी बिल्लियों में। तो उनके आवासों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली ये एक वैश्विक पहल है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इसे कब और किसने लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की हमारी 50वीं एनिवर्सरी पर हमने इसको लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, इन 7 बिग कैट्स को, बड़ी बिल्लियों को संरक्षण देना, इनका कंजर्वेशन करना। इसके संस्थापक सदस्यों में बात करें तो 16 संस्थापक सदस्य देश हैं भारत सहित। और अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि इसमें अभी एक और नया देश शामिल हो गया, वो कौन सा है? नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में नेपाल शामिल हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये भारत में बनाया जाएगा। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, इन्होंने कहा था कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट्स हैं, और अभी बिग कैट अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, ठीक है? ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जेनिक सिनर ने। तो एटीपी फाइनल्स 2025 की हम बात कर रहे हैं, और इसका आयोजन अभी 9 से लेकर 16 नवंबर तक हुआ, और फाइनली इसको जीत लिया जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर इटली के टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने हराया किसको फाइनल में? कार्लोस अल्काराज को हराया, जो कि स्पेन की प्लेयर है। देखो, एटीपी फाइनल का मतलब क्या हो गया? एटीपी का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो एटीपी फाइनल आप कह सकते हो ये पुरुषों के टेनिस सीजन का सबसे बड़ा और आखिरी टूर्नामेंट होता है, जिसमें साल भर के आधार पर दुनिया के सिंगल्स और डबल्स के टॉप 8 प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये साल के अंत में होता है। अभी आपको याद भी होगा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि महिलाओं के लिए भी जो हुआ था वो होता है डब्ल्यू फाइनल, उसे डब्ल्यू फाइनल बोलते हैं। आपको पता है उसे किसने जीता था? हमने पढ़ा था एलिना रेबेकिना ने जीता था उसको। वो कजाकिस्तान की प्लेयर है, उन्होंने आर्यना सबालेंका जो बेलारूस की प्लेयर है उनको हराया था। याद आया होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने एटीपी फाइनल्स और WTA फाइनल्स दोनों आपको बता दी। और टेनिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी कि साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के हैं, और वुमेन सिंगल जीता मेडिसिन कीज ने, अमेरिकी है। फ्रेंच ओपन जीता कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन के हैं, और कोको गॉफ, इन्होंने वुमेन सिंगल जीता, अमेरिकी हैं। विंबलडन ओपन मेन सिंगल जेनिक सिनर ने जीता, वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, वो पोलैंड से हैं। और यूएस ओपन को पुरुष ओपन में बात करेंगे मेन सिंगल में, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता, स्पेन से हैं, और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, बेलारूस से हैं। और एक स्टैटिक और बन जाता है, कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो बड़ा आसान है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पे होता है, ठीक है? तो इसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश को। पहले तो हम बात कर ले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025। इस बार ये इसका 10वां एडिशन हो रहा है। अभी 15 नवंबर को शुरू हुआ, 5 दिसंबर तक ये चलेगा, मतलब 21 दिनों तक ये चलता है। दिन में पूछेंगे तो 21 दिनों तक चलता है। कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और ये 2 अच्छे प्रश्न बन जाएंगे कि भागीदार देश, पार्टनर कंट्री कौन है? तो इंग्लैंड है। और पार्टनर स्टेट कौन है? तो मध्य प्रदेश है। और अभी इसका शुभारंभ किया हरियाणा के जो राज्यपाल है असीम कुमार घोष ने। साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र में सरस एवं शिल्प मेले का भी उद्घाटन किया। ये पॉइंट भी एक ऐड कर लेना। तो 2016 से गीता जयंती उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे श्रीमद्भगवत गीता के शाश्वत एवं सार्वभौमिक संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया जा सके, ठीक है? तो क्या पॉइंट बन गए यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ पे होता है? ये तो आपको पता ही है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। एडिशन कौन सा है इस बार का? 10वां एडिशन है, 21 दिनों तक चलता है। पार्टनर कंट्री में इंग्लैंड हो गया, पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश हो गया। कुछ और महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। और जदिया स्वामी फेस्टिवल ये बडगा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। पर्पल फेस्ट अभी 3रा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में। शिग्मो महोत्सव गोवा में हुआ, 15 दिनों तक चला। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, विशु त्योहार केरल, नेशनल
ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड और जात्रा उत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा उत्सव त्रिपुरा, त्रिशूर पुरम उत्सव केरल, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, राष्ट्र बौद्धिक संपदा उत्सव उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा कीर्ति सुरेश को। तो साउथ इंडिया की एक्ट्रेस हैं कीर्ति सुरेश, और इन्हीं को भी यूनिसेफ इंडिया ने सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। और इन्हें सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाने का उद्देश्य मतलब क्या करेंगी अब ये? तो ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर आवाज उठाएंगी। ऐसे मुद्दों पे ये शामिल होंगी। और शेफाली वर्मा, ये तो हमारी क्रिकेट प्लेयर है, आपको पता ही है। हरियाणा राज्य की भी महिला आयोग का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये पॉइंट आप और ऐड कर लेना। बाकी देखो, यूनिसेफ की अगर बात करते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना होती है इसकी 1946 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन रसेल। ठीक है, तो ये स्टैटिक भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी पहली बार लद्दाख में पहला जनजातीय खेल सम्मेलन आयोजित हुआ, और इसका जो आयोजन है वो जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा चल रहा है, उसी के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख के कारगिल और चिकटन नाम का स्थान है, वहां पर। इसमें कौन कौन से खेल हुए? ताइक्वांडो, मुक्केबाजी और खो खो का इसमें आयोजन हुआ। इसमें 200 से ज्यादा जनजातीय खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। तो याद रखना, भी पहली बार जो जनजातीय खेल सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लद्दाख में हुआ। अब जनजातीय से बनने वाले कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये उड़ीसा में हुआ था। जनजातीय नृत्य महोत्सव नई दिल्ली में। आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला वायनाड केरल। और मोदी जी ने कहां पर समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी? तेलंगाना। न्यूकुम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है नीशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मिसिंग जनजाति के द्वारा। वांगला त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति, जो मेघालय में पाई जाती है। लोसर महोत्सव मोनपा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। मोदवेत त्योहार टुडा जनजाति के द्वारा कहां पर है? तमिलनाडु में है। लोंगटे महोत्सव निशी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने इसको शुरू किया था, इसके मंत्री हैं जुएल ओराम। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति पर राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आदिवाणी एप्लीकेशन को जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया, और ये भारत का पहला AI आधारित ट्रांसलेटर है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दुनिया का पहला आदिवासी डिजिटल विश्वविद्यालय लॉन्च किया, इसका नाम दिया आदि संस्कृति। ठीक है, तो ये लगभग इससे भी हमने 14 प्रश्न रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 नवंबर को। तो हर साल विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। उद्देश्य मनाने का क्या है? दुनिया भर में सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों की कमी से जूझ रहे लोगों के संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बेहतर स्वच्छता के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। वैसे 19 नवंबर को 2 और दिवस आप ध्यान रखो, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस होता है, और 19 नवंबर को ही नेशनल इंटीग्रेशन डे, राष्ट्र एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हीं की जयंती को होता है ये। ठीक है, तो 19 नवंबर को ये 3 दिवस हो गए। और इससे पहले एक 18 नवंबर वाला भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, नेशनल नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। एक बार हम देख लेते हैं फिर से कि नवंबर में कौन कौन से दिवस हमने मनाए। जैसे कि 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे, और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, और बाकी आज हमने देख लिया 18 नवंबर और 19 नवंबर को कौन कौन से दिवस मनाए। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना? तो आंसर होगा पैरासोशल को। तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो पैरासोशल मतलब एक तरफा मनोवैज्ञानिक संबंध या काल्पनिक रिश्ते से है, जो एक दर्शक सदस्य किसी मीडिया व्यक्ति के साथ महसूस करता है। वो मीडिया व्यक्ति कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, मतलब कोई भी काल्पनिक चरित्र भी हो सकता है।
जिसे वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, तो उसे कहेंगे हम पैरासोशल। तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। इससे पहले हमने देखा था कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को, और डिक्शनरी.com ने 6-7 को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रही जानवी जिंदल का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा स्केटिंग। तो जानवी जिंदल फ्री स्टाइल स्केटिंग खेल से संबंधित हैं, और अभी वे 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की पहली और सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। आप कह सकते हो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने वाली वो भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। उन्होंने ये अचीवमेंट अभी नवंबर में 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके प्राप्त किया। तो भारत में स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास हैं, जिन्होंने 19 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और जानवी के पास 11 हैं। जानवी जिंदल, हमने कहा इनका संबंध किस खेल से है? तो आपने कहा फ्री स्टाइल स्केटिंग से। वे चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। उम्र मात्र 17 वर्ष है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो ये दुनिया में बनाए गए अलग अलग रिकॉर्ड्स की एक बुक होती है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और इसके फाउंडर हैं ह्यूग बीवर। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत को किस वर्ष तक के लिए कोडेक्स कार्यकारी समिति में पुनः निर्वाचित किया गया? तो आंसर होगा 2027 तक। तो अभी भारत को 2027 तक के लिए कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुना गया है। कोडेक्स कार्यकारी समिति, जैसे अंग्रेजी में बोलोगे तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसकी स्थापना 1963 में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO ने मिलकर की थी। तो ये आयोग उपभोक्ताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष खाद्य व्यापार सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है। और अभी एक बार फिर से भारत को 2027 तक के लिए पुनः निर्वाचित किया गया यहाँ पे। अच्छा, भारत से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी आपको याद होगा इस साल 12वां मेंस एशिया कप जो हॉकी टूर्नामेंट है भारत में हुआ था। भारत में भी कहा, राजगीर बिहार में। उसके अलावा भारत लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MKIIA इसका परीक्षण करने वाला चौथा देश बना था। कहाँ पे किया तो परीक्षण? DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये भारत में स्थापित किया जाएगा। और एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बना था। 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था भारत को। भारत 2026 में अगले ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा। और भारत को 2025 से लेकर 2028 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष भी चुना गया है, जिसमें भारत की ओर से अध्यक्ष बने हैं B श्रीनिवास। और भारत को 3 सालों के लिए 2026, 27, 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक इसका सदस्य भी चुना गया। और भारत इसको 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भी बनाया। ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 मिला किसको? भारत को। क्यों? तंबाकू छोड़ने को बढ़ावा देने के लिए। और 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 में ये भारत में होंगे। अहमदाबाद में भारत पहली बार होस्ट करेगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत होस्ट करेगा। शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 और शूटिंग वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी भारत करेगा। भारत को अभी कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। तो ये सब भारत से बनने वाले प्रश्न थे कि किन किन कारण से भारत न्यूज में है, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, फ्रांस का शेवेलियर पुरस्कार किसे दिया गया? थोटा थर्रानी को। और सैनिटल 6B सैटेलाइट ये किसका है? नासा का, इसने लॉन्च किया SpaceX की मदद से। और किसके द्वारा इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा गया? गोदरेज एरोस्पेस। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया गोवा। और किस शहर में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ? नई दिल्ली। भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा LPG आयात समझौता किया? USA। अजय वॉरियर 2025 अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया? राजस्थान। भारत का पहला स्वदेशी हाई प्रिसीजन डायोड लेजर किसके द्वारा विकसित किया गया? प्रिनेशक प्राइवेट लिमिटेड। और किस देश के द्वारा शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई? बांग्लादेश।
और आखिरी प्रश्न था कि सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया पराग जैन को, जो कि रॉ चीफ है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो आंसर होगा वायुपुत्र। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।